नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 10 का अध्ययन करने के लिए। आज जो हमारा विषय है अपठित अवबोधनम, यह पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आइए आज इसके बारे में हम जानते हैं। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि अपठित अवबोधनम से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर दो शब्दों से यह मिलकर बना है। प्रथम शब्द है अपठित, दूसरा है अवबोधनम। यानी अपठित से तात्पर्य जो आपने पहले ना पढ़ा गया हो, ऐसा शब्द का मूल अर्थ है। जो पहले ना पढ़ा गया हो उसे अपठित कहा जाता है। और अपठित गद्यांश जो हैं वो मूलतः पाठ्य पुस्तकों से नहीं दी जाते। जो हम पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं उनमें से यह गद्यांश नहीं होते हैं। ये ऐसे गद्यांश हैं जिन्हें आपने कभी ना पढ़ा हो और इस प्रकार के गद्यांश को देखकर विद्यार्थी को कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको उस गद्यांश को पढ़कर उनके उत्तर देने होते हैं। तो जब आप अपठित अवबोधनम को करें तो सबसे पहले कुछ मूल बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो गद्यांश है उसका कम से कम 2 या 3 बार अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। उसे 2 या 3 बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए ताकि आप उस गद्यांश के विषय को समझ सकें। दूसरा, जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके उत्तरों को आप गद्यांश में देखकर रेखांकित अवश्य कर लें कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है, उसे अंडरलाइन अवश्य कर लें। और तीसरी जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि आपको जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनके उत्तर को पहले समझना है और सरल भाषा में लिखने का प्रयास करना है। अधिकतर गद्यांश में ही उनका उत्तर मिलता है। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जब आप इसके उत्तर लिखें तो जो आपकी भाषा हो वो व्याकरण से संबंधित हो, यानी व्याकरण सम्मत हो। उसमें व्याकरण का प्रयोग करना है। शब्द की जो आपने बनाने हैं वो व्याकरण के अनुसार बनाने हैं वाक्य। इसके बाद जो अगला पॉइंट आपके लिए आता है वो ये है कि जब आप गद्यांश और काव्यांश को जब पढ़ लेते हैं तो अपने विचार आपको नहीं रखने होते, उसमें जो गद्यांश के आधार पर ही उसके उत्तर देने होते हैं। और जब आप स्वयं सबके उत्तर दे लें तो उसके बाद आप उन सब उत्तरों को दोबारा से एक बार अध्ययन कर लें, क्या यह इस प्रश्न का यह उपयुक्त उत्तर है कि नहीं। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम अपठित अवबोधनम को करने का प्रयास करते हैं। तो अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत, कि अधोलिखित यानी नीचे लिखे गए जो गद्यांश है उसको पढ़कर ये निर्देश के अनुसार उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सर्वप्रथम हम पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि गद्यांश में किस विषय पर बताया जा रहा है। धात्री फलम सर्वेषु ऋतुषु लाभदायकम भवति, यानी धात्री जो फल है यानी आंवला वो सभी ऋतुओं में लाभदायक होता है। धात्री फलम आमलकम इत्यपि कथ्यते, यानी धात्री फल को आमलकम भी कहा जाता है। शरीरस्य स्वास्थ्य रक्षणाय फलास्यास्य प्रयोगः अवश्यमेव कर्तव्यः, यानी शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस फल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इदं फलम नेत्रयोः ज्योतिवर्धनाय केशानां सौंदर्य वृद्धये त्वचा कांति वर्धनाय च बहु उपयोगी भवति, यानी ये जो फल है नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए यानी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, और जो बाल की सुंदरता और बढ़ाने के लिए, बालों की वृद्धि करने के लिए, त्वचा की कांति वृद्धि के लिए यानी स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। कौन होता है? धात्री फलम यानी आमलकम यानी आंवला। सामान्यतया अस्य प्रयोगः अवलेह रूपेण उपदंश रूपेण च भवति, सामान्य तौर पर जो आंवले का प्रयोग है वह चटनी के रूप में किया जाता है अवलेह रूपेण, और साथ में रोग आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। और यह मुख्य क्या कार्य करता है आंवला? इदम रक्त कोशिका निर्माणे अपि सहायकम भवति, यह हमारी जो रक्त की कोशिकाएं हैं उनका निर्माण करता है, उनकी सहायता करता है जब यदि हम आंवला खाते हैं। अस्य सेवनेन शरीरे रक्ताल्पता न भवति, और इसके सेवन से शरीर की रक्त की अल्पता यानी जो रक्त की कमी है उसकी वो भी दूर होती है। ग्रीष्म ऋतु फलम इदम शरीर से तापम अपनयति, और ग्रीष्म ऋतु में यह फल खाने से, आंवला खाने से, धात्री फलम खाने से शरीर का जो ताप है वह भी सही रहता है, वह कम रहता है
अस्य नियमित सेवनेन स्मरण शक्तिरपि वर्धते। और आंवला खाने से, नियमित रूप से आंवला खाने से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। प्राचीन काले कार्तिक मासस्य नवम्यां तिथौ धात्रीवृक्षस्य अधः सह भोजस्य अपि परंपरा आसीत्। बताया जा रहा है कि प्राचीन समय में क्या होता था, जब कार्तिक का महीना लगता था तो नवमी तिथि आती थी। हिंदी जो तिथियां हैं उसमें धात्री वृक्ष के नीचे, यानी आंवले के वृक्ष के नीचे सहभोज मतलब मिलकर भोजन करने की परंपरा थी। केषुचित स्थलेषु अधुना अपि एषा परंपरा परिपाल्यते। कई स्थानों में अभी भी ये परंपरा पालित की जाती है, यानी इसको माना जाता है कि कार्तिक मास की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर लोग सहभोज करते हैं और साथ में मिलकर भोजन करते हैं। वृक्षस्य अधः भोजनम पच्यते। वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से जो भोजन है वो पचता है। भोजनम सुस्वादु स्वास्थ्यवर्धकम च भवति इति अस्माकं पूर्वजानां चिंतनम आसीत्। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भोजन है वो सुस्वादु हो, स्वास्थ्यवर्धक होता है, ऐसा हमारे पूर्वजों का चिंतन था, उनका विचार था। यदि वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया जाए, विशेषतया आंवले के वृक्ष के नीचे के बारे में वर्णन आ रहा है। एतद् अतिरिच्य सह भोजनेन प्रेम्णः भावोऽपि जागर्ति वर्धते च इत्यपि जनाः आमनन्ति। और लोगों का ये मानना है कि मिलकर साथ में बैठकर भोजन करने से प्रेम भाव जागृत होता है, बढ़ता है आपस में प्रेम, ऐसा लोगों का मानना है। सर्वतो अधिकम परंपरेयम धात्रीफलस्य महिमानां प्रकटीकरोति। और सबसे अधिक ये है कि ये परंपरा जो धात्री फल है, यानी आंवले का जो आंवला है, उसकी महिमा के बारे में बताता है कि वो कितना अच्छा फल है, महान फल है, और उसकी विशेषता महत्व को बताता है। इस प्रकार से यह गद्यांश का मूल अर्थ है। हम गद्यांश का एक ही बार वाचन अध्ययन करने के बाद इसके प्रश्नों पर चलते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तरद। तो धात्रीफलम कदा लाभदायकम भवति। तो धात्रीफल कब लाभदायक होता है, तो गद्यांश के आधार पर ही देखेंगे। तो धात्रीफलम कदा लाभदायकम भवति, तो एक पद में उत्तर देना है तो सर्वेषु ऋतुषु, यानी सभी ऋतुओं में धात्रीफल लाभदायक होता है। हमें प्रथम गद्यांश के प्रथम वाक्य में ही इसका उत्तर प्राप्त हो गया। उसके पश्चात धात्रीफलस्य अपरम नाम किम। तो धात्रीफल का अपर नाम क्या है। यदि हम गद्यांश में देखें तो हम पाते हैं धात्रीफलस्य अपरम नाम किम, आमलकम। सिर्फ इतना ही उसका उत्तर है, यानी धात्रीफल का दूसरा नाम क्या है, आंवला। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है धात्रीफलम कस्मिन सहायकम भवति। जो धात्रीफल है किस चीज़ में सहायक होता है। तो यदि हम गद्यांश में देखें तो धात्रीफल किस चीज़ में सहायक होता है, तो रक्त कोशिका निर्माणे, मतलब रक्त की कोशिकाओं के निर्माण में आंवले का फल लाभदायक होता है। तो यह उसका उत्तर है, रक्त कोशिका निर्माणे। अगला प्रश्न है सहभोजनेन कीदृशा भावः जागृति। तो साथ में मिलकर भोजन करने से कौन सा भाव जागृत होता है। तो यदि हम गद्यांश में देखें तो प्रेम्णः लिख सकते हैं, प्रेम्णः भावः लिख सकते हैं। तो साथ में भोजन करने से प्रेम भाव जागृत होता है, एक पद में इसका उत्तर हो गया। इसके बाद अगले जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछ रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तर, यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो धात्रीफलम कथम बहुउपयोगी अस्ति। धात्रीफल कैसे बहुत उपयोगी है। तो धात्रीफल किस प्रकार से बहुउपयोगी है, तो वह हमें गद्यांश में ढूंढना है। तो धात्रीफलम लिखेंगे हम, धात्रीफलम नेत्रयोः ज्योतिवर्धनाय, केशानां सौंदर्यवृद्धये, त्वचः कांतिवर्धनाय च बहुउपयोगी भवति। तो इस प्रकार से प्रश्न द्वितीय पूर्ण वाक्य का जो पहला भाग है उसका उत्तर ये होगा, धात्रीफलम नेत्रयोः ज्योतिवर्धनाय, केशानां सौंदर्यवृद्धये, त्वचः कांतिवर्धनाय च बहुउपयोगी भवति। इसके बाद अगला पूछा जा रहा है कि प्राचीन काले कीदृशी परंपरा आसीत्, कि प्राचीन काल में किस प्रकार की परंपरा थी। तो इसका उत्तर भी हमें गद्यांश में मिल जाएगा। तो यदि हम देखें तो प्राचीन काले कार्तिक मासस्य नवम्यां तिथौ धात्रीवृक्षस्य अधः सह भोजस्य अपि परंपरा आसीत्। तो हम इसको भी लिख देंगे। तो यह इसका प्रश्न का उत्तर
मान्य होगा कि प्राचीन काल में कार्तिक मास में नवमी तिथि को धात्री वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा थी। इसी के बाद जो अपठित गद्यांश में आता है, यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरद, कि निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रथम का में पूछा गया सर्वेषु ऋतुषु इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम, कि सभी ऋतुओं में ये जो दो शब्द हैं, दो पद हैं, इसमें विशेषण कौन सा है? तो ऋतुएं कैसी हैं? सर्वेषु, मतलब सभी ऋतुओं में। तो सर्वेषु जो शब्द है वह विशेषण पद हो गया, क्योंकि ऋतु कैसी हैं? सभी वाली हैं। तो सर्वेषु शब्द इसमें विशेषण हो गया। और इसके बाद अगला है क्षीयते इति क्रियापदस्य विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, कि क्षीयते जो शब्द है इसका क्रियापद का विलोम पद हमें पाठ से लिखना है। तो आइए गद्यांश में देखते हैं। क्षीयते मतलब होता है नष्ट होना, ख़त्म होना। तो इसका जो विलोम पद है वो पाठ में क्या दिया गया है? वर्धते, यानी बढ़ना। क्षीयते घटना, वर्धते मतलब बढ़ना। तो इसका ये विलोम पद यहाँ हमें मिल गया। इसके पश्चात अगला पूछा जा रहा है स्नेहस्य इति पदस्य कृते गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। स्नेहस्य मतलब प्रेम का, इसके लिए कौन सा शब्द आया स्नेह के लिए? पर्यायवाची शब्द। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर आया है प्रेमणः शब्द है। स्नेह प्रेम एक ही प्रकार से शब्द के अर्थ निकलते हैं, तो इसका भी उत्तर हो गया प्रेमणः। फिर अस्य सेवनेन शरीर रक्ताल्पता न भवति इत्यस्मिन् वाक्यस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। जो अस्य सेवनेन मतलब इसके सेवन से रक्त की अल्पता नहीं होती, तो यह जो अस्य शब्द, यह जो अस्य पद है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? मतलब सर्वनाम किसके लिए आया है? तो हमें पता है कि इस गद्यांश में जो बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है? वो धात्री फलम के बारे में। तो हम धात्री फलम लिख देंगे, तो यह इसका उत्तर होगा। इसके बाद ये पूछ रहा है अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत, कि अनुच्छेद के लिए समुचित शीर्षक क्या आप देना चाहेंगे? इसका अगर इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि इस गद्यांश का क्या नाम होना चाहिए था? तो हम इसका नाम दे सकते हैं धात्री फलम महत्वम, धात्री फलम महत्वम। ठीक है, या फिर आमलक फलम। इस प्रकार से आपको जो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लगे वह आप लिख सकते हैं। तो यह गद्यांश को करने का एक स्वरूप था, और इसमें आए हुए जो प्रश्न हैं ये क्रम थे, इसी आधार पर अपठित अवबोधन किए जाते हैं। तो आप भी अन्य उदाहरणों के माध्यम से आप अपठित अवबोधन का अभ्यास कर सकते हैं। आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। इसका अभ्यास आप अपनी लिखित पुस्तिका में कर लेंगे। धन्यवाद।